So in the last lecture, we tried to get the expression for shear force and bending moment for this type of beam, and then we got another problem where there was a semicircular shape beam, and we tried to get the expression for bending moment diagram, bending moment and shear forces. So what we did was we made a section at theta shown by this section line, and then in the second step we made a section somewhere here beyond this force P, and then we drew the free body diagram and get the expression for uh, shear force, axial force and bending moment. Similarly, so the second step was left to you, and I believe that you would have done it. And now let's start another topic, resultant of distributed loads. Okay, before proceeding, how many of you have completed the previous question? Yes? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. So, how many of you have completed the previous question? That's a semicircular beam problem. Okay, so please try to complete it. Whatever is done in the class, you just try to finish it up. Otherwise, if you are not revising things, then it would be difficult for you guys. अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि वीडियो लेक्चर भी है और नोट्स भी है, बाद में कर लेंगे, एग्जाम टाइम में कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, स्पेशली मेरे कोर्स के साथ। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर करके नहीं चल रहे हैं तो क्वेश्चंस जो भी होंगे बहुत कॉन्सेप्चुअल आएंगे, तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलें साथ के साथ। So here we will talk about resultant of distributed loads. So it is just a concept, like if you have been given, suppose there is a beam, and if there is a distributed force over here, which may be some function of x, there is some expression, force per unit length का एक expression होगा जो कि इस तरह का shape है, कहीं पे बहुत ज़्यादा, जैसे कोई एक, suppose there is a something called, say, a reservoir,
जिसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे इसकी ओपनिंग पे एक गेट लगा हुआ है। ओके। ये एक रिजर्वायर है जिसमें कुछ वाटर होगा, और यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है ये। तो ये एक सपोज बीम है जो कि ऐसे ओपन हो सकती है। तो अगर इस बीम को आप ड्रॉ करें तो इस पे जो पानी का प्रेशर है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, राइट, ए एंड बी। तो इस पॉइंट पर प्रेशर कम होगा, इस पॉइंट पर, और यहाँ पर ज्यादा होगा। ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो सकता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, एक आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन है Q विच इज अ फंक्शन ऑफ x, और x स्टार्ट्स फ्रॉम हियर से। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो हम अज्यूम करेंगे वो ये होगा कि एक ऐसा फोर्स इसको रिप्लेस करे इसको ऐसा फोर्स रिप्लेस करे R कि QX को जब आप इंटीग्रेट करें फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेके, अगेन वही चीज करना है आपको। अगर आप सब एक इनफाइनेटसिमल लेंथ का एक यहाँ पे ले लें एट x डिस्टेंस पर, और इसकी लेंथ है dx। तो dx लेंथ पर फोर्स कितना एक्ट करेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ q है, तो dx लेंथ पे फोर्स होगा dx टाइम्स qx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे x इज इक्वल टू 0 से लेके l तक। सो दिस the magnitude of the resultant force which will be equivalent to distributed load is defined by this expression। यानी टोटल फोर्स जो होगा क्यू एक्स का की वजह से, उसी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा टोटल, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब सवाल आता है कि ये कहाँ पे एक्ट करेगा, किस बीम के केस में ये किस डिस्टेंस पर एक्ट करेगा, जिसको हम से कहते हैं एक्स बार अगर कहें तो एक्स बार का। तो इसका वही इसका जो इसके लिए हमें जो करना होगा कि एक्स की पोजीशन इवेलुएट करने के लिए, सो द मेथड इज, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो पॉइंट ए के अबाउट टोटल मोमेंट जो क्यू का होगा, इस क्यू का वही मोमेंट इस आर का होना चाहिए। तो वो नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू 0 टू L क्यू एक्स डी एक्स। कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एक्स डिस्टेंस पे। और अगर इस केस में इवेलुएट करें, इस केस में तो क्या होगा बताइए साहब, मोमेंट ऑफ आर अबाउट पॉइंट ए।
how much will it be? RX R into X bar. R इंटू एक्स बार। ओके, तो अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं और कितने अननोन्स हैं? आपको यहाँ क्या अननोन है, ये नोन क्या है इस प्रॉब्लम में? आपको क्यू दिया हुआ होगा, इसका फंक्शन दिया होगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, और आपसे अगर पूछा जाए कि इस फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप फौरन इस एक्सप्रेशन में जाएंगे और रिजल्टेंट इवेल्युएट करेंगे इस एक्सप्रेशन से। फिर आपसे कोई पूछे कि जो रिजल्टेंट होगा वो किस डिस्टेंस पर एक्ट करेगा, then you will go to this expression and you will be knowing r from here, right? So what additionally you what another unknown is, that is this x bar। सही, x बार बराबर ही है ना, डिस्टेंस लिया है। नहीं, x बार और x अलग अलग चीजें हैं। x तो कोऑर्डिनेट हो गया, और x बार जो है वो पोजीशन है जहां पे r एक्ट कर रहा है। x तो वेरी होगा, ये इंटीग्रेशन फार्मूले में अगर यहां देखें तो ये x वेरी हो रहा है इस पोजीशन से लेके यहां तक, और x बार वो पोजीशन है जहां पर आपका r एक्ट कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये आपकी बीम है, ठीक है, और उस पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। सपोज इसकी लेंथ है 10 मीटर और फोर्स है 25 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो 25 किलो न्यूटन फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है पर मीटर, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 10 मीटर की लेंथ तक ये अप्लाई हो रहा है। कोई आपसे कहे इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे साहब रिजल्टेंट फोर्स ये होगा R, और आपको नहीं पता इस रिजल्टेंट फोर्स को कहाँ अप्लाई करना है, तो आप उस अननोन को कह रहे हैं एक्स बार है। फिर आप कहेंगे कि R इज इक्वल टू जो इस फोर्स का टोटल इंटीग्रेशन है ओवर होल लेंथ, दैट विल बी, आप पहले यहाँ पे ये एक डिस्टेंस लेंगे dx, इस डिस्टेंस को कहेंगे x, तो dx डिस्टेंस पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर की का एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स अप्लाई हो रहा है। सॉरी, दिस इज नॉट 20 किलो न्यूटन पर मीटर, इसकी अगर हाइट आप लें से 10, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जी? इस लाइन की इक्वेशन बताइए। एक लाइन एक्स और वाई, अगर ये एक्सिस है, एक लाइन ऐसे पास हो रही है 0 0 पॉइंट से, और ये कौन सा पॉइंट है? 10 10 है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? X is Y. y इज इक्वल टू X. x, तो ये क्या होगा? q इज इक्वल टू x किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब सवाल हमारा ये है कि ये x डिस्टेंस पर, ये x डिस्टेंस की एक इनफाइनाइट, एक छोटी सी लेंथ ली, इस डिस्टेंस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा होगा? q टाइम्स dx, राइट?
भाई एक फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है क्यू, तो एक मीटर लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, क्यू। 2 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, 2 क्यू किलो न्यूटन। 3 मीटर लेंथ अगर होगी किसी चीज की, तो उस पे ये इसके हिसाब से कितना अप्लाई हो रहा होगा, 3 क्यू किलो न्यूटन। तो अगर डिस्टेंस dx है तो q टाइम्स dx वुड बी द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस इनफाइनाइटिसिमल लेंथ एलिमेंट। पूरे बीम पे कितना अप्लाई हो रहा होगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके 10 तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 10 तक। सो दिस विल बी 0 to 10। q का एक्सप्रेशन क्या है, x dx। अब इसके आगे बताइए, फाइनल एक्सप्रेशन बताइए, फाइनल क्या होगा। आई नीड अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर दिस। 50 किलो न्यूटन सर। 50 किलो न्यूटन, ओके। So it would be x square by 2 into 0 to 10. So it would be 50 kilo Newton. Okay, this is the resultant force. But still there is one unknown. What would be the value of x bar? इस resultant force को कहाँ अप्लाई करेंगे आप, तो उसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ। देखिए अगेन वही करेंगे, ये जो फोर्स आपने लिया है, ये कितना फोर्स है इनफाइनाइटिसिमल लेंथ पर, q टाइम dx। इसका मोमेंट क्या होगा इस a के अबाउट, एक्स क्यू इंटू डी एक्स। x q इंटू dx इंटीग्रेटेड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 10। दिस इज द नेट मोमेंट अबाउट a which is again equal to x bar times r. This implies 0 से लेके 10 x square dx, क्योंकि वैल्यू dx है राइट, which will be x cube by 3 0 से 10, so it would be 1000 by 3 and which is equals to x bar times r। x bar times r की वैल्यू क्या है 50 is equals to 1000 by 3 which is 20 by 3। So x bar is equals to 20 by 3 meter. If we are doing everything in meter and kilonewton, then the length we will obtain is 20 by 3 meter. So अगर हमारे पास कोई इस तरह की बीम हो जिस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो इस तरह से, Q का एक्सप्रेशन है x और यहाँ पे x एक्सिस का डायरेक्शन है, so this is same as r which is nothing but 50 kilonewton and this distance is 20 by 3 meter and this whole distance is 10 meter. Okay, so is it clear now what is the meaning of resultant of distributed loads? ये हमें जरूरत पड़ती है, ये कब जरूरत पड़ती है, बेसिकली जब भी आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम होती है और आपको नेट मोमेंट Q की वजह से इवेलुएट करना हो, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, जो शेप आपको दिखेगा फोर्स का, उस शेप का आप सेंट्रॉइड जो है इसका जो एरिया होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट R।
अब देखिए ये 10 है डिस्टेंस, ये 10 है, तो इसका जो एरिया होगा ट्राइंगल का दैट विल बी 10 इंटू 10/2 विच इज 50. And when we talk about the moment, then the resultant force position, जो रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन होगी वो इस ट्रायंगल के या लोड जो लोड डायग्राम है उसके सेंट्राइड से पास होगी. और अगर ये एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का सेंट्राइड कहाँ पे होगा? इधर से होगा L/3 और यहां से होगा 2L/3. तो ये इजी होता है बेसिकली. आपको हर बार इंटीग्रेशन नहीं करना होगा, बल्कि सीधे आप अगर एरिया अंडर द कर्व यानी एरिया अंडर द लोड कर्व अगर आपको पता है तो आपको रिजल्टेंट पता चल जाएगा, और जो लोड कर्व का जो फिगर होगा उसको देख के आपको सेंट्राइड का पता चल जाएगा. सो इस जगह पे मतलब इसका यूज होता है रिजल्टेंट का. वैसे आपको इसकी जानकारी रखने की जरूरत नहीं है. इफ यू नो हाउ टू इंटीग्रेट एंड यू इफ यू आर वेरी गुड इन इंटीग्रेशन यू डोंट नीड टू रिमेम्बर इट. बट वेन एवर there is time is a constant, then you should go for these problem, like especially in competitive exams or in gate exams, there a time is also a very important factor. So you have to do it very fast and carefully. At those places you will find this a useful tool. So what is a resultant of distributed load? You can call it a single force which is statically equivalent to a distributed force is called resultant of it is often more convenient to work with another point is it is not allowed in calculating internal forces. ओके इसका क्या मतलब है कि अगर आप सपोज आपके पास एक बीम है
ठीक है, और ये आपके पास this one is q is equals to x, this is x डायरेक्शन, और यहाँ पर आपने कोई दो लोड दे रखा है, ठीक है, आर ए, मतलब रिएक्शन फोर्स है एट आर बी, जिसको आपने इक्विवेलेंट किया है अभी पिछली प्रॉब्लम में R इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन आर ए, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स है आर बी। ठीक है, अब किसी ने कहा कि साहब जो है हमें इंटरनल फोर्सेस मतलब शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट वगैरह इवेलुएट करना है। तो अब आपने यहाँ पे एक सेक्शन किया और इस सेक्शन को आपने यूं फिर से ड्रा किया, यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे मोमेंट हो गया आर ए, नेट फोर्स इन y direction is equals to 0. This imply RA plus V is equals to 0. This imply V is equals to minus RA. And I need any one of you to find out where I have made a mistake over here. हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा है, Yes? हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएगा सर, पॉजिटिव फेस। हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, मतलब यहाँ ये फिक्स नहीं है ना, सिंपली सपोर्टेड अगर बीम है सपोज, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 होंगे, राइट? इन जनरल सेक्शन कट करेंगे तो आएगा नहीं सर वो फोर्स, ये दूसरे पार्ट पे जो लग रहा होगा। कहाँ पर? तो ये फर्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट पे फोर्स लगा रहा होगा सर, वो नहीं आएगा सर। वही तो ये V और M वही तो है, V और M वही तो है, एक पार्ट जो दूसरे पार्ट पे फोर्स लगा रहा है वही तो V है, जिसको शियर फोर्स कह रहे हैं हम, और एक मोमेंट लगा रहा होगा उसको हम M भी कह रहे हैं। सर डायरेक्शन चेंज होगा V का? नहीं, डायरेक्शन भी ठीक है। देखिए इसमें गड़बड़ क्या है, ये जो सिस्टम हमने लिया है ये इसके इक्विवेलेंट है तब जब पूरी बॉडी की हम बात कर रहे हैं, पूरी बीम की बात कर रहे हैं, यानी इन दोनों सिस्टम में आर ए यहाँ से जो इवेलुएट करेंगे और यहाँ से जो इवेलुएट करेंगे बोथ विल बी सेम। सिमिलरली आर बी जो यहाँ से इवेलुएट होगा और यहाँ से जो इवेलुएट होगा, दीज टू विल बी सेम। लेकिन जब हम सेक्शन कट करेंगे और V को इवेलुएट करने की बात करेंगे, in that case we cannot take this system because this is not the real system. The real system is this one. हम ये सिर्फ इक्विवेलेंस हमने यहाँ पे किया है, इस जगह पे हमने पहले वाले रियल सिस्टम का इक्विवेलेंस लिया है, वो तब ये इक्विवेलेंट है जब पूरी की पूरी बॉडी की बात हो रही हो। और अगर अब हमने सेक्शन जब यहाँ से करेंगे तो दिस वन इज नॉट द राइट चॉइस, उसके लिए हमें सेक्शन यहाँ करना होगा। ये बात समझ में आई? नो सर। नहीं आई सर। यस? नहीं आई। नो सर। ओके, देखिए आपका जो रियल प्रॉब्लम है वो ये वाली प्रॉब्लम है जो यहाँ दी गई है ऊपर, पहला, दिस वन इज द रियल प्रॉब्लम। अब हमने इसके इक्विवेलेंस के लिए जो आज हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमने ये इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया जिसमें हमने 40 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, और ये डिस्टेंस कहाँ पे अप्लाई किया है, कितनी दूर है ये? x बार 20/3 मीटर पर, ठीक है। अब हमने कहा कि
हमें इंटरनल फोर्सेस इवेलुएट करने हैं इस बीम में, इस प्रॉब्लम में इंटरनल फोर्सेस इवेलुएट करने हैं। तो हमने कहा कि ये जो है बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट है। तो हमने बजाय यहाँ पे ये कट ना करके, सेक्शन ना कट करके, हमने यहाँ पे सेक्शन कट किया सेकंड वाले फिगर में। ठीक है, जब हमने यहाँ पे सेक्शन कट किया और वहां से शियर फोर्सेस इवेलुएट किए, दिस ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और ये आया हमारे पास शियर फोर्स। दिस इज नॉट राइट, क्योंकि यहां से अगर हम एक बार ट्राई भी करते हैं, अब हम पहले वाली फिगर में शियर फोर्स एक सेक्शन कट करते हैं एक्स डिस्टेंस पर। यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे हमने कट किया है और यहाँ पर भी हम एक्स डिस्टेंस पे कट करते हैं। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी फिर से डायग्राम बनाते हैं हम, जो कट किया हुआ पोर्शन है उसका। Q इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे रिएक्शन आर ए अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे V और यहाँ पे M B और V। नेट फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 विल गिव यू व्हाट, आर ए प्लस V माइनस इंटीग्रेशन ऑफ Q dx 0 to x. So RA plus V minus integration of x dx 0 to x, which will give you RA plus V minus x square by 2 integration from 0 to x. 0 to, sorry. So this will be RA plus V minus 1 by 2 और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई आर ए प्लस वी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड वी इज इक्वल टू माइनस आर ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। करेक्ट? Now tell me, here you are getting a different expression and here you are getting the different expression. ये आप रियल सिस्टम से आपने इवेल्युएट किया है, ये वाला जो है रियल सिस्टम से इवेल्युएट किया है, और ये वाला एक्सप्रेशन आपने कहाँ से इवेल्युएट किया? एक इक्विवेलेंट सिस्टम आपने यहाँ से, इस वाले से इवेल्युएट किया, राइट? तो अब पता ये चला कि दिस वन इज रॉन्ग। तो जब भी आप इंटरनल फोर्सेस को इवेल्युएट करेंगे, जो कि यहाँ मैंने कहा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, नॉट अलाउड इन कैलकुलेटिंग इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस को, इंटरनल फोर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे बीम के केस में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो उसके लिए आपको एक्चुअल सिस्टम का ही सेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इस सिस्टम का अलबत्ता आप इक्विवेलेंट बना सकते हैं। इस सिस्टम का इक्विवेलेंट क्या होगा? This one would be RA. There would be some reaction for the equivalent of Q. यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगी x बार। एक सेकंड, इसको फिर से हम रीड्रॉ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक एक्चुअल प्रॉब्लम थी, पूरी बीम हम ड्रॉ कर रहे हैं। पहले आर ए और आर बी ऊपर की तरफ ये अप्लाई हो रहा है। आर ए ये इसका एक्सप्रेशन है, Q इज इक्वल टू एक्स किलो न्यूटन पर मीटर। हमने इसका Q फोर्स का जो पूरी बीम पे अप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, उसका एक रिजल्टेंट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, R इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। और यहाँ से डिस्टेंस है कितनी?
20/3 मीटर। अब हम इसमें सेक्शन कट करेंगे जब इंटरनल फोर्सेस को इवैल्यूएट करने की बारी आएगी। तो हमने ये सेक्शन कट किया। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है RA, यहाँ पे shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट और एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स विच इज Q इक्वल टू X किलो न्यूटन पर मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है बताइए? 12/3 No, this is the section we have cut over here, this distance. x है x एक्स हो ठीक है। अब इस सिस्टम का फिर से हम इक्विवेलेंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, जिसमें RA सेम होगा और ये जो Q है यहाँ पे ये इक्विवेलेंस किसके है? Q के, जो कि पूरी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम 0 to 10 मीटर तक। यहाँ पे एक नया RA होगा या R होगा जो कि इस बीम पर फोर्स जो लग रहा है 0 से लेके यहाँ तक जो फोर्स लग रहा है, यहाँ इस फोर्स का इक्विवेलेंट R है। और ये एक डिस्टेंस होगी जिसको फिर से हम x बार कह रहे हैं, विच इज अननोन टू अस। R इज आल्सो अननोन टू अस। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि नेट फोर्सेस ड्यू टू Q over here is Q distributed over dx from 0 to x is equals to R। तो Q का एक्सप्रेशन क्या है? x dx 0 to x equal to R, which is equals to x square by 2 0 to x, which is nothing but x square minus 0 by 2. So R is equals to x square by 2। तो यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं और इसको लिखते हैं x स्क्वायर बाई 2। अब दूसरा सवाल आता है, दूसरा सवाल क्या आता है? x बार की वैल्यू क्या होगी? तो x बार की वही वैल्यू होगी जो Q की है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट अगर Q का करें, मोमेंट अबाउट ए Q की वजह से, so that will be integration of Q dx x 0 to x, which will be 0 to x square by 2, sorry, x square dx, and it would be x cube by 3, और जिसको बराबर होना चाहिए x बार टाइम्स r के, और r की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 2। x square by 3 So this imply x bar is equals to 2 by 3 x equal to 2 by 3x। अच्छा, ये होगा, पहले भी हम बता चुके हैं, बात कर चुके हैं कि जो रिजल्टेंट होगा वो एरिया अंडर द कर्व होगा। यहाँ पे ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, इस कर्व के नीचे का एरिया कितना है? The area of this triangle, and this is the area of triangle is this length multiplied with this length divided by 2. So this is x and this value is again x, so x square upon x square upon 2 would be the resultant force which we are getting. And again the centroid of the triangle from this edge would be 2 by 3 2 by times 3x length, which is x
which we are again getting. तो यहाँ पर जो हमने कहा ये वाला पॉइंट, ये समझ में आ गया हमने क्यों कहा नॉट अलाउड इन कैलकुलेटिंग इंटरनल फोर्सेस। मतलब आपने पहले एक पूरी बीम ली, उस पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रिजल्टेंट फोर्स इवेलुएट कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर फिर इंटरनल फोर्सेस को इवेलुएट करने की बारी आएगी तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम से आप आगे बढ़ेंगे, बल्कि वापस आप इसी में जाएंगे, यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे और फिर उसका इक्विवेलेंस इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ किया कि पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स के साथ डायग्राम बनाया सेक्शन कट करके और फिर उसके इक्विवेलेंस डायग्राम बनाया। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, नाउ so let's whatever we have done or discussed, let's write it. Resultant of distributed load, which we call as R, is equals to Q dx 0 to L, which is nothing but total area under load diagram. Okay, and position of resultant force x bar is equals to x q dx 0 to L divided by R, which is equal to centroid of loading diagram. Okay, fine. Yes, sir. Now let's start a new topic. सर न्यू टॉपिक होने पर अच्छा 42 हो गया, हाँ। ओके देन, कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, फिर से मैं एक्सप्लेन करूं। नहीं है, ओके। मैं नेक्स्ट वीक में आप लोगों को कुछ ट्यूटोरियल वगैरह पोस्ट